हेलो, मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे प्यारे से चैनल पे जिसका नाम है जेआर कॉलेज। तो जैसा कि आपको पता है कि ये जो चैनल है ये एक पार्ट है हमारे जेआर ट्यूटोरियल्स चैनल का, जो हमारा मेन चैनल है। और इस चैनल के ऊपर हम हमारे प्यारे से 11th और 12th स्टैंडर्ड के बच्चों को पढ़ा रहे। सही है, जैसा कि आपको बता दूं कि हमारा 11th और 12th स्टैंडर्ड का एक ऑलरेडी बैच कंप्लीटेड है हमारे जेआर ट्यूटोरियल्स जो हमारे मेन चैनल है उसके ऊपर। तो जिन बच्चों को आगे के लेक्चर वीडियोस भी देखने हैं वो जाके जेआर ट्यूटोरियल्स पे भी लेक्चर वीडियोस देख सकते हैं। ठीक है, बाकी इस लेक्चर पे आपको रोज कंटिन्यू आपको वीडियो लेक्चर सारे जितने भी सब्जेक्ट्स है सबके आप लोग को देखने के मिल ही रहे होंगे। सही है, मैं आप लोग को 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा रहा हूं बायोलॉजी, और हम लोग ने हमारे 4 लेसन पूरे के पूरे कंप्लीट कर रखे हैं। तो जिन भी बच्चों ने कोई भी लेसन गलती से भी मिस कर दिया होगा, कोई भी लेक्चर गलती से मिस कर दिया होगा, वो लेक्चर जरूर से देखना, कोई भी लेक्चर मिस मत करना, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए हर एक टॉपिक इंपॉर्टेंट है। सही है, आज इस लेक्चर से बच्चों हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा एक नया लेसन नंबर 5, जिसका नाम क्या है, सेल स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इस पूरे के पूरे लेसन में हम लोग डिस्कस करेंगे सेल्स के बारे में। ठीक है, सेल्स जो कि बेसिक ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है, बायोलॉजी का सबसे बेसिक थिंग, कि अगर आप लोग ने सेल का स्ट्रक्चर पढ़ लिया, सेल के बारे में चीजें समझ ली, तो आप लोग को बायोलॉजी और आसान हो जाएगी आप लोगों के लिए। सही है, तो इस लेक्चर से हम लोग इसी लेसन को स्टार्ट करने जा रहे हैं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपको एक चीज बता दूं कि अगर आप लोग ने अभी तक हमारा जेआर ट्यूटोरियल्स का एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया होगा तो जरूर से कर लेना। ठीक है, प्ले स्टोर के ऊपर जाना, सर्च करना, वहां पे जेआर ट्यूटोरियल्स आप लोग को मिल जाएगा। सही है, उसे डाउनलोड कर लेना, लॉगिन कर लेना। काफी बेनिफिशियल एप्लीकेशन है, आप लोग को उस पर नोट्स काफी मिलने वाले हैं, क्वेश्चन पेपर मिलेंगे प्रैक्टिस के लिए, वो सारी चीजें आप लोग को मिलेंगे ही। साथ ही साथ वहां पे 10th स्टैंडर्ड के लिए एक बहुत ही बेहतरीन बैच चल रहा है, तो आपके दोस्त या फिर आपके भाई बहन 10th स्टैंडर्ड में होंगे तो उन्हें भी आप वो बैच रिकमेंड कर सकते हो। सही है, अगर आपको कोई डाउट होता है, मुझसे रिलेटेड कोई डाउट होता है, मेरे टॉपिक में कोई डाउट होता है, फिर अगर आपको कोई मुझसे फीडबैक शेयर करना, तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे आके मुझे मैसेज कर सकते हो। चलेगा, स्टार्ट करें आज का लेक्चर। तो चलो स्टार्ट करते हैं। चलो सेल की बात करें बच्चों। ठीक है, अगर मैं सेल के बारे में बात करूं तो इस दुनिया में मैंने आप लोगों को जैसे पढ़ाया कि मैंने आप लोगों को बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ाया था, तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में इस दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, इस दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उन्हें हम लोगों ने 5 ग्रुप में डिवाइड किया हुआ था। सही है, याद है ना, हम लोग ने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ा है, तो उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स को हम लोग ने 5 ग्रुप में डिवाइड किया हुआ है। सही है, ये लेसन का सबसे पहला ही पॉइंट ये लिखा हुआ है कि इस दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, वो सारे के सारे सेल्स से बने हुए हैं। ठीक है, जितने भी ऑर्गेनिज्म आप इमेजिन कर सकते हैं ना, वो सारे के सारे सेल्स से बने हुए हैं, एक्सेप्ट वायरस। ठीक है, वायरस को छोड़ दो, वायरस एक अलग कंसेप्ट है, वायरस सेल से नहीं बना हुआ रहता, बट बाकी जितने भी ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो बैक्टीरिया हो गए, चाहे वो प्रोटिस्ट हो गए, चाहे वो मोनेरा वाले हो गए, ठीक है, चाहे आप प्लांटी की बात कर लो, प्लांट्स की बात कर लो, सही है, चाहे आप जितने भी ऑर्गेनिज्म अपने आसपास इमेजिन कर सकते हो, सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स किससे बने हुए हैं, सेल्स से बने हुए हैं। ठीक है, इसीलिए सबसे पहली लाइन आपके बुक में लिखी हुई है, दैट cell is a structural and functional unit of all organism। दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनका स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्या है, सेल। कैसे? आपके बॉडी के अंदर लाखों केमिकल रिएक्शंस चल रही हैं। ठीक है, आपके बॉडी के अंदर काफी सारी चीजें बन रही होंगी, जिसे हम लोग कैटाबॉलिज्म कहते हैं, काफी सारी एनाबॉलिज्म कहते हैं। काफी सारी चीजें आपके बॉडी के अंदर टूट रही होंगी, जिसे हम लोग कैटाबॉलिज्म कहते हैं। जैसे हम लोग ने पढ़ा है ना कि हमारे बॉडी में ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है। ठीक है, हम लोग रेस्पिरेशन करते हैं तो ग्लूकोज क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप टूटने लगता है और उससे आगे चल के एटीपी का फॉर्मेशन होता है। सही है, तो ये एक एनाबॉलिक प्रोसेस है। सही है, उसके बाद हम लोग ने देखा है कि काफी सारे प्लांट्स के अंदर प्रोटीन सिंथेसिस भी होता है। ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस कैसे होता है, बहुत सारे अमाइनो एसिड्स आके जुड़ जुड़ के एक बड़ी सी चेन बना लेते हैं, तो वो एक एनाबॉलिक रिएक्शन है। सही है, फिर आप लोगों ने प्लांट्स के अंदर देखा होगा कि वहां पे फोटोसिंथेसिस चलती है। फोटोसिंथेसिस के थ्रू हमारे बॉडी के अंदर क्या बनता है, बहुत सारे ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है, बहुत सारे स्टार्च का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, स्टार्च के फॉर्म में हमारे जो प्लांट्स होते हैं उनके बॉडी के अंदर फूड स्टोर होता है। सही है, तो ये जितने भी रिएक्शंस चल रहे हैं बच्चों, ये कहां पे चल रहे हैं, ये सारे के सारे रिएक्शंस कहां चल रहे हैं, सेल के अंदर चल रहे हैं। समझ रहे हो? तो जितने भी फंक्शन आपकी बॉडी के अंदर हो रहे हैं, जितने भी फंक्शन के लिए भी आपका बॉडी रिस्पॉन्सिबल है, वो सारे के सारे फंक्शन कहां चल रहे हैं, आपके सेल के अंदर चल रहे हैं। ठीक है, सो सेल इज द फंक्शनल यूनिट। उसके बाद अगर हम लोग बात करें स्ट्रक्चरल यूनिट, स्ट्रक्चरल यूनिट मतलब क्या, आपकी पूरी की पूरी बॉडी किससे बनी हुई है, सेल से बनी हुई है। ठीक है, सेल से ही आगे चल के टिश्यूज का फॉर्मेशन होता है। ये हम लोग ने पढ़ा है ना, बचपन से हम लोग ने पढ़ा है कि सबसे छोटी यूनिट क्या है, सेल। सही है, फिर सेल का ही एक ग्रुप बनेगा, एक बड़ा सा ग्रुप बनेगा जिसे हम लोग क्या कहते हैं, टिश्यू।
ठीक है, टिश्यू का मतलब क्या होता है, बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि ऐसे ग्रुप ऑफ सेल्स जो हमेशा सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं। जैसे मेरे पास लंग्स है, ठीक है, तो लंग्स के अंदर कुछ टिश्यू होंगे जो सेम फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, रेस्पिरेशन का, ब्रीदिंग का। अगर मैं अपने लंग्स को निकाल के बाहर रख दूं तो क्या मैं अपने स्किन से सांस ले सकता हूं? नहीं ले सकता। सही है, मतलब एक लंग्स का एक स्पेसिफिक फंक्शन आ चुका है ना, समझ रहे हो? तो टिश्यू ऐसे सेल्स, ऐसे ग्रुप ऑफ सेल्स को कहा जाता है जिनका एक स्पेसिफिक फंक्शन डिटरमाइन हो चुका है। अब वो अपने पूरी जिंदगी सिर्फ वही फंक्शन परफॉर्म करेंगे, समझ रहे हो? तो सेल्स से आगे चल के क्या बन रहा है, टिश्यू का फॉर्मेशन हो रहा है। सही है, फिर बहुत सारे टिश्यूज जब एक साथ मिल जाते हैं बच्चों, तो क्या बनाते हैं? वो सबको पता है, वो बनाते हैं ऑर्गन। ठीक है, बहुत सारे टिश्यूज जब एक साथ मिल जाएंगे तो वो क्या बनाएंगे? ऑर्गन्स का फॉर्मेशन करेंगे। सही है, जैसे हमारे अंदर काफी सारे ऑर्गन्स होते हैं, स्टमक एक ऑर्गन है, ओसोफोगस एक ऑर्गन है, हमारा माउथ एक ऑर्गन है। सही है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, जैसे काफी सारे ऑर्गन्स हमारे बॉडी के अंदर फॉर्म होते हैं। सही है, फिर ये सारे के सारे ऑर्गन आपस में जुड़ जुड़ के एक साथ काम करते हैं और ये सारे के सारे ऑर्गन आगे चल के ऑर्गन सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं। इसका फॉर्मेशन करते हैं ये ऑर्गन सिस्टम का। जैसे मेरे बॉडी में चल रहा है डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम में बड़े सारे ऑर्गन्स एक साथ काम कर रहे हैं। जैसे मेरा माउथ एक साथ काम कर रहा है, ठीक है, माउथ है, फिर ओसोफेगस है, फिर स्टमक है जो डाइजेशन कर रहा है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है। तो ये सारे के सारे ऑर्गन्स एक साथ काम कर रहे हैं, एक साथ कोऑर्डिनेट कर रहे हैं और उससे क्या बन रहा है? एक पूरा का पूरा सिस्टम बन रहा है। समझ में आ रही बात? ठीक है, ऐसे ही कई सारे सिस्टम्स जब एक साथ मिलेंगे, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम एक आ गया, ठीक है, जो अभी मैंने आप लोगों को बताया। रेस्पिरेटरी सिस्टम आ गया, ठीक है, जिससे हमारा ऑक्सीजन हमारे बॉडी में जा रहा है। सर्कुलेटरी सिस्टम आ गया। सर्कुलेटरी सिस्टम क्या कर रहा है? स्टमक से जितना भी ग्लूकोज आ रहा है और आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम से जितना भी ऑक्सीजन आ रहा है उन सबको सर्कुलेट कर रहा है हमारे हर सेल के पास। ठीक है, तो हर सेल क्या कर रहे हैं? जिसकी वजह से अपना सेलुलर रेस्पिरेशन कर रहे हैं और एटीपी का फॉर्मेशन कर रहे हैं। मतलब सारे के सारे जो सिस्टम्स है वो एक साथ काम कर रहे हैं। सही है, कोई भी अपना अपना काम कर रहा है क्या? नहीं। अगर डाइजेशन नहीं होती तो हमें ग्लूकोज मिलता? नहीं मिलता। ठीक है, अगर रेस्पिरेशन नहीं होती तो क्या हमें ऑक्सीजन मिलता? नहीं मिलता। और अगर सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता तो ये जो ग्लूकोज है और ये जो ऑक्सीजन है, क्या इसे हम लोग सेल्स तक पहुंचा पाते? हमारे हर बॉडी में जितने भी सेल्स है, जितने भी कोने कोने में जितने भी सेल्स प्रेजेंट है, क्या हर सेल्स तक वो ऑक्सीजन और वो ग्लूकोज पहुंच पाता? बिल्कुल नहीं ना। ठीक है, तो अगर ये दोनों नहीं पहुंच पाते तो हमारे सेल सेलुलर रेस्पिरेशन नहीं कर पाते, जिसकी वजह से एटीपी नहीं बन पाता, जिसकी वजह से हमें एनर्जी नहीं मिल पाती। समझ रहे हो? समझ रहे हो कैसे चल रहा है हमारे बॉडी में सारा सिस्टम? इसका मतलब सारे के सारे सिस्टम एक साथ हमारे बॉडी में वर्क कर रहे हैं। सारे के सारे सिस्टम एक साथ हमारे बॉडी में वर्क कर रहे हैं, जिससे क्या बन रहा है बच्चों? एक ऑर्गेनिज्म बन रहा है। ठीक है, जिससे क्या बन रहा है? एक ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हो रहा है। समझ रहे हो? तो मैं कह सकता हूं कि हमारे ऑर्गेनिज्म का जो स्ट्रक्चर है वो भी किसके ऊपर डिपेंड करता है? इनडायरेक्टली इस सेल के ऊपर ही डिपेंड कर रहा है। समझ में आ रही बात? दैट्स व्हाई दिस लाइन इज वेरी ट्रू कि हमारा जो बॉडी है उसका स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्या है? हमारे सेल्स हैं। ठीक है, अब आपको कुछ साइंटिस्टों के नाम पता होना चाहिए। देखो यहाँ पे कुछ 6 साइंटिस्टों के नाम है। इन साइंटिस्टों ने अपना बहुत बड़ा योगदान दिया था सेल थ्योरी को बनाने के लिए। ठीक है, तो 1 बाय 1 करके हम हर साइंटिस्ट के बारे में थोड़ी थोड़ी नॉलेज देंगे। ठीक है, थोड़ा थोड़ा चीजें हम लोग समझेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बच्चों एवी लिवरवुक के बारे में। आ जाओ यहाँ पे बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एवी लिवरवुक। ठीक है, ये नीदरलैंड का एक बंदा था। नीदरलैंड का एक बंदा था। एक्चुअल में ये साइंटिस्ट है भी नहीं। ठीक है, ये एक्चुअल में एक शॉपकीपर था। ठीक है, जिसको अजीब अजीब सी चीजें कलेक्ट करने में बहुत मजा आता था। तो उस टाइम पे इसने ऐसी मजाक मजाक में ना एक छोटा सा माइक्रोस्कोप इन्वेंट कर दिया। ठीक है, इसने एक छोटा सा माइक्रोस्कोप इन्वेंट कर दिया। हालांकि ये सिंपल माइक्रोस्कोप था, ये बहुत ही सिंपल माइक्रोस्कोप था। ठीक है, सिंपल सा माइक्रोस्कोप। ठीक है, और इस बंदे को चुल मची। ये अपने आसपास जितनी भी चीजें देखता था ना, सबको लेके आके माइक्रोस्कोप के नीचे देखने लगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसने क्या किया? सबसे पहले ये पॉन्ड वाटर लेकर आ गया। सबसे पहले ये गया और पॉन्ड वाटर लेकर आया और उसके अंदर से इसने छोटे छोटे चीजों को देखना शुरू कर दिया। तो इसको क्या दिखा? इसको कुछ ऐसे स्ट्रक्चर के छोटे छोटे हिलते हुए स्ट्रक्चर दिखने। ठीक है, कुछ ऐसे स्ट्रक्चर के छोटे छोटे उसको हिलते हुए स्ट्रक्चर दिख रहे थे। क्या थे ये? दीज आर द बैक्टीरियाज। ठीक है, ये क्या था? बैक्टीरिया था। फिर इसने प्लाक लिया। प्लाक पता है, देखो हमारे दांतों में लग जाता है ऊपर व्हाइट कलर का। ठीक है, वो इसने निकाला और उसको भी एग्जामाइन किया। इसने प्लाक निकाला, ठीक है, और उसको भी देखने लगा। तो उसके अंदर भी इसको ऐसे छोटे छोटे बैक्टीरिया देखने मिल रहे। अब ये टेंशन में आ गया कि यार ये क्या है। ठीक है, उस टाइम पे इसने इस चीज का नाम दिया। इसने बोला कि यार ये कोई एनिमल होगा, तो इसने इसका नाम दे दिया एनीमैल्क्यू। ठीक है, इसका नाम क्या दे दिया इसने?
एनिमल्क्यू बोल दिया। ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है, ठीक है, जो कि क्या है, एनिमल्क्यू है। और इसने अपनी ये जो जितनी भी चीजें इसने देखी वो सारी की सारी रिसर्च वालों के पास जाके थमा दी, ठीक है। तो सबसे पहला जो बंदा था जिसने एक लिविंग सेल को नोटिस किया वो कौन था, दैट इज A.V. लिवरहुक, ठीक है। सो ही वाज द फर्स्ट मैन, ही वाज द फर्स्ट मैन जिसने एक लिविंग सेल को देखा। समझ में आ रही बात, कौन सा लिविंग सेल था, ठीक है। इसने बैक्टीरियाज देखे, इसने छोटे छोटे प्रोटिस्टा देखे, समझ रहे हो, ठीक है, छोटे छोटे प्रोटिस्टा, छोटे छोटे बैक्टीरिया जिसने पहली बार देखे। तो फर्स्ट मैन कौन था पूरे अर्थ पे जिसने सबसे पहली बार बैक्टीरिया देखा, दैट इज A.V. लिवरहुक, ठीक है। उसके बाद गेम में एंट्री हुई हमारे सेकंड साइंटिस्ट की, जिसका नाम था रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक, ठीक है। ये स्टडी कर रहे थे भैया प्लांट के ऊपर, ये स्टडी कर रहे थे प्लांट के ऊपर। देखो बचपन में हम लोग एक्सपेरिमेंट पढ़ते, ठीक है, बचपन में आप लोगों ने भी किया होगा स्कूल्स में कि आपने ये लिया होगा, अपने छोटे छोटे प्लांट्स के पत्ते लिए होंगे, ठीक है, और उसको लेके आके देखा होगा इसके माइक्रोस्कोप के नीचे। तो वही चीज ये भी कर रहे थे। तो जब ये पत्ते तोड़ कर लेके आए और उन छोटे छोटे पत्तों को, ठीक है, जब ये माइक्रोस्कोप के नीचे देखे तो इनको कुछ इस तरीके से ऐसे छोटे छोटे स्ट्रक्चर देखने के लिए मिले। कुछ इस तरीके से इनको ऐसे छोटे छोटे यहाँ पे स्ट्रक्चर देखने के लिए मिले। तो इनको ये हनी कॉम्ब जैसा लगा, ठीक है, इनको कैसा लगा कि ये कुछ हनी कॉम्ब जैसा स्ट्रक्चर है। और इन्होंने क्या बोला कि यार ये जो छोटे छोटे स्ट्रक्चर है ना, ये मुझे कैसे लग रहे हैं, हनी कॉम्ब तो नाम दिया इन्होंने। साथ ही साथ इन्होंने बोला जैसे मॉन्क, जो मॉन्क होते हैं, मॉन्क पता है आप लोगों को, जो साधु लोग होते हैं, ठीक है। तो जो क्रिश्चियन में जो साधु लोग होते हैं उन्हें मॉन्क कहा जाता है, क्रिश्चियन के साधु लोग को मॉन्क कहा जाता है। तो मॉन्क लोग ऐसे छोटे छोटे घर में रहते हैं जिसे हम लोग सेला बोलते हैं। सेला करके एक छोटे छोटे रूम जैसा कंपार्टमेंट होता है जिसमें मॉन्क लोग रहते हैं। तो इन्होंने क्या बोला कि ये जो मुझे स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, ये जो स्ट्रक्चर मुझे दिख रहा है, ये छोटे छोटे सेला की तरह दिख रहा है। वहां से सबसे पहली बार बच्चों नाम पड़ा सेल का, ठीक है। सेल का नाम कहां से पड़ा था, इस सेला वर्ड से पड़ा था। सेला वर्ड का एक्चुअल में मतलब क्या होता है, छोटे छोटे घर, ठीक है, छोटे छोटे कंपार्टमेंट जहां पे मॉन्क्स रहा करते थे, सही है। तो इस जगह को क्या कहा जाने लगा, सेल कहा जाने लगा, ठीक है। तो उन्होंने इसका नाम क्या दे दिया, सेल नाम दे दिया। समझ में आ रही बात। ये चीजें चल कब रही हैं, ये चीजें बच्चों चल रही है 1600 में, 1600 का टाइम चल रहा है, ठीक है, 1600 AD का टाइम चल रहा है। उस टाइम पे ये सारी चीजें हो रही हैं, समझ रहे हो। तो 1600 पे सबसे पहले कौन, एग्जैक्ट टाइम तुम लोगों को जानना नहीं है क्योंकि तुम्हारे बुक में नहीं दिया हुआ है। तो 1600 में सबसे पहले साइंटिस्ट कौन थे, दैट इज A.V. लिवरहुक, जिन्होंने क्या देखा, सबसे पहले नीदरलैंड के थे, शॉपकीपर थे, जिन्होंने सबसे पहले एक लिविंग एनिमल देखा, ठीक है, लिविंग सेल देखा, ठीक है। उसके बाद दूसरे आए थे, दैट इज रॉबर्ट लिखना चाहिए था यहाँ पे, ये लिख दिया मैंने, कोई बात नहीं। तो सबसे पहले दूसरे सेकंड नंबर पे कौन है, रॉबर्ट हुक, ठीक है। रॉबर्ट हुक ने क्या देखा, प्लांट लिया, प्लांट को छोटे से माइक्रोस्कोप के नीचे देखना शुरू किया, ठीक है। तो उन्हें कुछ ऐसे छोटे छोटे कंपार्टमेंट जैसा एरिया दिखा। तो कंपार्टमेंट को देखने के बाद उनको दिमाग में क्या आया कि यार जैसे मॉन्क छोटे छोटे सेला में रहता है ना, सेला मतलब क्या, छोटे छोटे जगह जिसमें मॉन्क्स रहते हैं, मॉन्क पता है ना। तो उन्होंने वहां से इसका नाम पड़ गया, दैट इज सेल, ठीक है। वहां से नाम क्या पड़ गया, यहाँ का सेल नाम पड़ गया। क्लियर है, इतनी बातें समझ में आ गई, इतनी बातें समझ में आ गई। उसके बाद आ जाओ, ये दो साइंटिस्ट के बारे में हम लोग ने पढ़ लिया, ठीक है। 1600 के टाइम पे ये दो साइंटिस्ट थे, सही है। उसके बाद थर्ड साइंटिस्ट आते हैं हमारे रॉबर्ट ब्राउन, ठीक है। रॉबर्ट ब्राउन वो साइंटिस्ट था जिसने सबसे पहले सेल के अंदर न्यूक्लियस को डिस्कवर किया, ठीक है। सेल के अंदर किसको डिस्कवर किया, न्यूक्लियस को डिस्कवर किया, ठीक है। सो ये लिख दो यहां पे, न्यूक्लियस वॉज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन। समझ में आई बात, ठीक है। रॉबर्ट ब्राउन ने क्या डिस्कवर किया है, न्यूक्लियस डिस्कवर किया था। ये हो गई इतनी बातें। अब इसके बाद आते हैं एम स्लीडन, ठीक है। एम स्लीडन साइंटिस्ट थे, कब के हैं ये हैं 1838 की बात है, ठीक है। कब की बात है ये, 1838 की बात है। नया पेज लेते हैं, देखो 1838 में क्या नाम था उनका, एम स्लीडन, ठीक है। स्पेलिंग लिख लेना, अभी मैंने अब तुम लोगों को लिख के दिया था ना। तो एम स्लीडन नाम के एक साइंटिस्ट थे जो कि जर्मन बॉटनिस्ट थे, जर्मनी के थे, बॉटनिस्ट। अब बॉटनिस्ट हैं, बॉटनी वाले हैं, तो प्लांट के ऊपर ही स्टडी करेंगे, ठीक है। तो ये क्या करते थे, जितने भी इनको प्लांट आसपास मिलते थे, जितने भी प्लांट के स्ट्रक्चर मिलते थे, सबको ये लेके उठा कर लेकर आते थे, ठीक है। और सबको माइक्रोस्कोप के नीचे देखना स्टार्ट कर देते थे, ठीक है। तो जैसे ही ये हर
प्लांट को माइक्रोस्कोप के नीचे देखते थे तो इनको सिमिलर सा ही स्ट्रक्चर मिलता था, जैसे रॉबर्ट हुक ने कहा था ना, वैसे ही इनको सिमिलर सा ही कुछ ऐसा ऐसा स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलता था। ठीक है, हर प्लांट में बस थोड़ा थोड़ा किसी में शेप चेंज होता था, किसी में कुछ ऐसा प्राइमोडल शेप होता था, ठीक है, किसी में उनको ऐसा रेक्टेंगुलर शेप देखने के लिए मिल रहा है, बट हर प्लांट के अंदर उनको ऐसा राउंड सा स्ट्रक्चर देखने के लिए मिल रहा है। ठीक है, तो इन्होंने क्या कंक्लूड किया, इन्होंने हमारे सेल थ्योरी का सबसे पहला लाइन कंक्लूड किया। इन्होंने सबसे पहली चीज क्या बताई कि ऑल द प्लांट, ठीक है, इन्होंने क्या बोला, ऑल द प्लांट, जितने भी प्लांट है इस दुनिया में, ऑल द प्लांट आर मेड अप ऑफ सेल। ठीक है, सबसे पहली बात इन्होंने क्या बताई कि दुनिया में जितने भी प्लांट हैं वो सबके सब किससे बने हुए हैं, सेल से बने हुए हैं। आज तो हमको पता है कि प्लांट, एनिमल सब कुछ सेल से बने हुए हैं, बट ये बात हो रही है 1838 की, समझ रहे हो, इतने टाइम पहले। ठीक है, तो सबसे पहले इन्होंने क्या बताया कि ऑल द प्लांट आर मेड अप ऑफ दैट इज सेल। ठीक है, उसके बाद हमारे नेक्स्ट साइंटिस्ट आते हैं, दैट इज थियोडोरे श्वान। ठीक है, थियोडोरे श्वान आते हैं नेक्स्ट साइंटिस्ट। इनके एक साल ही बाद, ये कब थे, ये 1838 में थे, इनके एक साल ही बाद यानी कि 1839 में साइंटिस्ट आए थियोडोरे श्वान। ठीक है, स्पेलिंग गलत हो गई, क्या है, हाँ इसको कट कर दें, श्वान। ठीक है, ये थे एक इंग्लिश जूलॉजिस्ट, ये थे एक इंग्लिश जूलॉजिस्ट। अब इन्होंने क्या कंक्लूड किया, देखो उन्होंने, ये वो बॉटनिस्ट थे, ठीक है, तो बॉटनिस्ट किसके ऊपर स्टडी करते हैं भैया, बॉटनिस्ट स्टडी करते हैं प्लांट्स के ऊपर। ये क्या थे, जूलॉजिस्ट, तो जूलॉजिस्ट स्टडी करते हैं एनिमल्स के ऊपर, सिंपल सी बात है, याद रख लोगे ना। ठीक है, तो ये किसके ऊपर स्टडी करते हैं, एनिमल्स के ऊपर। तो इन्होंने छोटे छोटे बैक्टीरियाज को क्या करना शुरू किया, स्टडी करना शुरू किया। ठीक है, छोटे छोटे माइक्रोब्स कहीं पकड़ के ले आ जाते थे, सही है, कहीं से कुछ पॉन्ड वाटर उठा के ले, कहीं गंदा पानी मिलता था वो उठा के लेकर आ जाते थे, सही है। फिर जो हमारा, हम लोग ने देखो बचपन में एक्सपेरिमेंट किया होगा कि यहाँ पे हम अपने चीक के नीचे से थोड़ा सा ऐसे मसल काट के निकालते, फिर उसको माइक्रोस्कोप के नीचे देखते, तो वो भी इन्होंने किया। ठीक है, इन्होंने ऑलमोस्ट बहुत सारे एनिमल्स का, ठीक है, बहुत सारे एनिमल्स का इन्होंने स्ट्रक्चर एग्जामाइन किया माइक्रोस्कोप के नीचे, और यहां से इन्होंने अपनी थियरी क्या दी, ठीक है, अपना स्टेटमेंट क्या दिया, इन्होंने सबसे पहले अपना स्टेटमेंट दिया, दैट इज ऑल द एनिमल, ठीक है, ऑल द एनिमल आर मेड अप ऑफ सेल। ठीक है, इन्होंने क्या बताया, ऑल द एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल। समझ में आई बात, ठीक है। अभी हम लोग ने देखा इसके पहले वाले जो साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या बताया था कि ऑल द प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल, ठीक है, और इन्होंने क्या बता दिया कि ऑल द एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल। उसके बाद एक ही साल बाद इन्होंने अपनी बुक पब्लिश की, ठीक है, इन्होंने अपनी बुक पब्लिश की, और उसके अंदर इनके पहले वाले साइंटिस्ट का भी आइडिया इन्होंने चुरा लिया और उसको भी क्या कर दिया, अपने बुक में डाल दिया। ठीक है, इन्होंने अपनी बुक पब्लिश की और उसमें कुछ स्टेटमेंट दिए सेल्स के बारे में। सबसे पहला स्टेटमेंट क्या, जो अभी मैंने आप लोगों को बताया, इनका खुद का स्टेटमेंट, दैट इज ऑल द एनिमल आर मेड अप ऑफ सेल। ठीक है, ऑल द एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल। दूसरा स्टेटमेंट इन्होंने क्या बताया कि जितने भी एनिमल्स हैं, ठीक है, जितने भी एनिमल सेल्स हैं, एनिमल नहीं, जितने भी एनिमल सेल्स हैं उन सबके सेल के ऊपर बच्चों एक बाउंड कवरिंग लगी हुई है। ठीक है, इन्होंने क्या बताया, जितने भी एनिमल सेल्स हैं, ऑल द एनिमल सेल, ठीक है, जितने भी एनिमल सेल्स हैं, हैव अ कवरिंग, हैव अ बाउंड कवरिंग। समझ रहे हो, ये वही कवरिंग है। आज हम लोग इसको किस नाम से जानते हैं, आज इसको हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं, सही है। तो इन्होंने ही ये चीज बताई थी, ठीक है, इन्होंने ये चीज बताई थी कि दुनिया में जितने भी एनिमल्स हैं सबके सेल के ऊपर एक कवरिंग प्रेजेंट है। समझ में आई बात, ठीक है। साथ ही साथ इन्होंने स्वीडन का जो आइडिया था वो भी चुरा लिया और इन्होंने बता दिया कि हाँ, जितने प्लांट्स हैं वो भी सेल से बने हुए हैं और प्लांट के ऊपर एक स्पेशल कवरिंग लगी हुई है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो है, पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ साथ एक स्पेशल कवरिंग प्लांट्स के ऊपर एक्स्ट्रा लगी हुई है, जिसका इन्होंने नाम दिया सेल वॉल। ठीक है, जिसका इन्होंने क्या नाम दिया, सेल वॉल। सो प्लांट हैव एन एक्स्ट्रा कवरिंग, एक एक्स्ट्रा कवरिंग लगी हुई है,
ठीक है, प्लांट्स के पास जिस कवरिंग को हम लोग ने क्या कहा, दैट इज सेल वॉल। क्लियर है, समझ में आ गई बात। तो इतने कुछ पॉइंट्स दिए थे आपके श्वान अंकल ने, ठीक है, श्वान अंकल ने दिए थे। कब दिए थे ये? 1839 में। उसके बाद हमारे लास्ट साइंटिस्ट की एंट्री होती है, दैट इज रुडोल्फ वर्शॉ। ठीक है, रुडोल्फ वर्शॉ, इन्होंने 1855 में, देखो 1855 में एक चीज नोटिस की। इन्होंने क्या किया, एक एमीबा लेके आया, ठीक है, पॉन्ड वाटर से एक एमीबा लेके आया और एमीबा का इन्होंने बाइनरी फिजन देख लिया। ठीक है, मतलब जब ये माइक्रोस्कोप के नीचे देख रहे थे ना, तो आप लोग अभी तो हम लोग को पता है कि एमीबा बाइनरी फिजन करता है, बाइनरी फिजन से वो एक सेल से 2 सेल में डिवाइड हो जाता है। सही है, तो जब ये एमीबा को नोटिस कर रहे थे, उसको एग्जामाइन कर रहे थे, तो इन्होंने एमीबा को बाइनरी फिजन करते हुए देख लिया। ठीक है, एमीबा को बाइनरी फिजन करते हुए देख लिया और उससे इन्होंने एक स्टेटमेंट दी। ध्यान से सुनो, रुडोल्फ वर्शॉ कहां गया, एक सेकेंड, हाँ, तो 1855 में रुडोल्फ वर्शॉ, ठीक है, इनका नाम क्या था, रुडोल्फ वर्शॉ, इन्होंने एमीबा को बाइनरी फिजन करते हुए देखा और इन्होंने लैटिन में एक लाइन दी। इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला ओमनीज, ध्यान से सुनो, लैटिन में 9th आपकी बुक में स्टेटमेंट दिया हुआ है, तो एग्जाम में पूछ सकते हैं। ठीक है, क्या बोला इन्होंने, ओमनीज सेलुला ई सेलुला। ठीक है, इन्होंने क्या बोला, इन्होंने एक लाइन दी, ओमनीज सेलुला ई सेलुला। ये लैटिन भाषा है। इस भाषा का अगर मैं ट्रांसलेट करूं इंग्लिश में, तो इसका एग्जैक्ट ट्रांसलेशन होता है, दैट इज एवरी सेल बाय सेल। ठीक है, इसका एग्जैक्ट ट्रांसलेशन क्या होता है, एवरी सेल बाय सेल। मतलब इनके कहने का मतलब यह था कि हर सेल, ठीक है, हर सेल एक प्री एग्जिस्टिंग सेल से बना हुआ है। मतलब एक जो सेल है इस दुनिया में, वो सारे के सारे सेल क्या हैं, एक प्री एग्जिस्टिंग सेल से बना हुआ है। मतलब एक सेल दूसरे सेल से बना है, ठीक है, फिर दूसरे सेल से तीसरा सेल बनेगा, तीसरे चौथा, चौथे से पांचवा, पांचवे छठवा, मतलब ऐसे चल रहा है एवोल्यूशन। इन्होंने ये बताया, समझ में आई बात। ठीक है, कब बताया था इन्होंने, दैट इज 1855 में। तो ये आप लोग को याद रखनी है। जितने भी पॉइंट मैंने आप लोगों को अभी बताए, उन सारे पॉइंट्स में ये एक पॉइंट एक्स्ट्रा ऐड कर लो, दैट एवरी सेल इज मेड अप ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल। ठीक है, तो ये सारे के सारे लाइन आपके हो जाते हैं सेल थ्योरी के। समझ में आई बात। तो आपको जो सेल थ्योरी दी हुई है, उन सेल थ्योरी के ये इतने पॉइंट है। कौन कौन से, जो मैंने अभी आप लोग को बताए, कहां गया, हाँ, सेल थ्योरी की अगर हम लोग बात करें, तो सेल थ्योरी के सबसे पहला पॉइंट, दैट इज ऑल प्लांट एंड एनिमल आर मेड अप ऑफ सेल। ठीक है, ऑल प्लांट एंड एनिमल आर मेड अप ऑफ सेल, सारे के सारे। उसके बाद अगर हम लोग एनिमल सेल की बात करें, एनिमल सेल्स हैव अ कवरिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, कवरिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड, अभी मैंने आप लोग को बताया। ठीक है, तो साथ ही साथ यहां पे प्लांट का भी लिख लेना। प्लांट के पास कौन सी कवरिंग होती है, प्लांट्स हैव, प्लाज्मा तो होता ही उनके पास, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता ही है, लेकिन एक एक्स्ट्रा कवरिंग है, दैट इज सेल वॉल। क्लियर है, समझ में आ रही है बात, समझ में आ रही है बात। ठीक है, उसके बाद चौथा और आखिरी पॉइंट क्या है कि एवरी सेल इज मेड अप ऑफ अ प्री एग्जिस्टिंग सेल। ये आपकी क्या बन गई, सेल थ्योरी। क्लियर है, समझ में आई बात। तो इतने साइंटिस्टों ने दिया हुआ है, अपना योगदान दिया हुआ है, तो आई होप आप लोगों को वो चीज समझ में आ गई होगी। अब नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं बच्चों, एक्चुअल में कितने प्रकार के सेल मिलते हैं और कितने प्रकार के सेल कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स के पास हैं। देखो, मैंने आप लोगों को बताया कि इस दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, उनको हम लोग ने 5 ग्रुप में डिवाइड कर दिया हुआ है, सबको पता है। ठीक है, अभी तक बहुत बार मैंने आप लोगों को बता दिया है, और लेसन नंबर 2 में भी हम लोग ने एक सेम चीज सीखी थी। सही है, इस दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिज्म है, जितने भी, ठीक है, सबको हम लोग ने 5 ग्रुप में डिवाइड किया हुआ है। एक है आपके ग्रुप मोनेरा, एक है आपके प्रोटिस्टा, ठीक है, फिर एक है आपके फंजाई, देन एनिमेलिया एंड द लास्ट इज प्लांटे। सही है, सही है। तो जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, उनको मैंने कितने ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया हुआ है, 5 ग्रुप में डिवाइड कर दिया हुआ है। तो हमारी बुक कहती है कि इन 5 ग्रुप ऑर्गेनिजम्स के पास
दो प्रकार के सेल हैं, ठीक है। इन 5 ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स के पास 2 प्रकार के सेल हैं। कौन कौन से 2 प्रकार के सेल हैं? एक है आपका प्रोकैरियोटिक सेल, ठीक है, और एक है आपका यूकैरियोटिक सेल, ठीक है। तो 2 प्रकार के सेल होते हैं, एक होता है आपका प्रोकैरियोटिक सेल और एक होता है आपका यूकैरियोटिक सेल। अगर मैं बात करूं प्रोकैरियोटिक सेल की, तो प्रोकैरियोटिक सेल सिर्फ और सिर्फ किंगडम मोनेरा में देखने के लिए मिलता है। किंगडम मोनेरा वाले जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनके पास से सिर्फ और सिर्फ क्या होता है? प्रोकैरियोटिक सेल होता है। बाकी के बचे हुए जितने भी किंगडम है, दैट इज प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमेलिया, प्लांटी, सबके पास क्या है? यूकैरियोटिक सेल है। सही है। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं मोनेरा की, तो मोनेरा में जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो सारे के सारे यूनिसेलुलर हैं। यूनिसेलुलर समझते हो, ठीक है। इसका मतलब सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स के पास सिर्फ सिंगल सेल है, ठीक है। अपने सारे काम के लिए वो सिर्फ एक ही सेल के ऊपर डिपेंड करते हैं, चाहे डाइजेशन करना हो, चाहे रेस्पिरेशन करना हो, एक्सक्रीशन करना हो, वो सेम ही सेल से क्या करेंगे? सारी चीजें करेंगे। क्लियर है। कौन कौन आते हैं इसके अंदर? मोनेरा के अंदर आते हैं आपके सारे के सारे बैक्टीरिया, जितने भी आपके बैक्टीरिया हैं वो सारे के सारे बिलोंग करते हैं मोनेरा से, ठीक है। फिर आपके जो ब्लू ग्रीन एल्गी हैं वो सारे के सारे किससे बिलोंग करते हैं? मोनेरा से बिलोंग करते हैं, ठीक है। एल्गी वर्ड से कंफ्यूज मत करना, हम लोग ने प्लांटेई में भी एल्गी सुना है, लेकिन ठीक है, लेकिन ये वो एल्गी नहीं है, ये है ब्लू ग्रीन एल्गी। एक्चुअल में ये फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं एल्गीज, इसीलिए इनका नाम ब्लू ग्रीन एल्गी रखा गया, ठीक है। बाकी ये बिलोंग किससे करते हैं? किंगडम मोनेरा से करते हैं। समझ में आई बात, ठीक है। तो ये आपका किससे हो गया? मोनेरा। तो जितने भी आपके प्रोकैरियोटिक सेल हैं वो सारे के सारे मोनेरा से बिलोंग करेंगे। बाकी के जितने भी यूकैरियोटिक सेल हैं वो सारे के सारे किससे बिलोंग करेंगे? दैट इज सॉरी यूकैरियोटिक सेल है वो सारे बाकी के जितने भी ग्रुप है उनसे बिलोंग करते हैं, ठीक है। कौन कौन से? आपके प्रोटिस्टा, फंगाई, एनिमेलिया और प्लांटेई। अगर मैं प्रोटिस्टा की बात करूं बच्चों, तो प्रोटिस्टा में जितने भी ऑर्गेनिजम्स है वो यूकैरियोटिक तो है ही, लेकिन साथ ही में वो यूनिसेलुलर भी है। साथ ही में क्या है? वो यूनिसेलुलर भी है। तो देख रहे हो यहाँ पे मोनेरा भी यूनिसेलुलर है, यहाँ पे प्रोटिस्टा भी यूनिसेलुलर है, बट उन दोनों में डिफरेंस क्या है? उन दोनों में सेल्स के डिफरेंस है, टाइप ऑफ सेल्स के डिफरेंस है। एक के पास प्रोकैरियोटिक सेल है तो एक के पास यूकैरियोटिक सेल है। क्लियर है। बाकी के जितने भी ऑर्गेनिजम्स है, फंगाई, एनिमेलिया और बाकी के सारे मल्टीसेलुलर है और यूकैरियोटिक सेल फॉलो करते हैं, ठीक है। अब आप जाओ मेन डिफरेंस जानते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है और यूकैरियोटिक सेल क्या होता है, ठीक है। एक्चुअल में जो प्रोकैरियोटिक सेल है, देखो उसके नाम में प्रो लगा हुआ है। प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव। प्रो का मतलब बहुत हीरो नहीं है ये, प्रो का मतलब होता है बच्चों प्रिमिटिव, बहुत ही प्रिमिटिव काइंड ऑफ सेल है, ठीक है। जो सबसे पहले बना होगा वो सेल क्या है? प्रोकैरियोटिक सेल। देखो हम लोग को भी पता है कि जितनी भी सिंपल चीजें हैं वो पहले बनती हैं, सही है, और जितनी भी कॉम्प्लेक्स चीजें हैं वो बाद में बनती हैं, सही है। पहले जब भी कोई भी चीज बनी होगी तो वो बहुत ही ज्यादा सिंपल होगी, वो पहले बनी होगी, सही है। और जो भी कॉम्प्लेक्स चीजों का फॉर्मेशन होता है वो बाद में आगे चल के फॉर्मेशन होता रहता है, सही है। तो आ जाओ सेल्स के टाइप की ही बात कर लेते हैं कि कौन से, आ जाओ टाइप्स ऑफ सेल, ठीक है। और दोनों सेल्स में कौन कौन सी चीजें प्रेजेंट होती हैं, आ जाओ। तो सबसे पहला टाइप है दैट इज प्रोकैरियोटिक सेल एंड नेक्स्ट इज द यूकैरियोटिक सेल, ठीक है। अगर मैं बात करूं प्रोकैरियोटिक सेल की, तो प्रोकैरियोटिक सेल का जो साइज होता है बच्चों वो बहुत ही छोटा होता है, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा 0.3 माइक्रोमीटर से लेके 5 माइक्रोमीटर तक होता है, ठीक है। अगर मैं बात करूं प्रोकैरियोटिक सेल की, तो प्रोकैरियोटिक सेल बहुत ही छोटे छोटे सेल्स होते हैं, सही है। कितने? 0.3 माइक्रोमीटर से लेके 5 माइक्रोमीटर, सही है। दुनिया का जो सबसे छोटा सेल है वो है माइक्रोप्लाज्म, ठीक है। उसका नाम है माइक्रोप्लाज्म, समझ रहे हो। सबसे छोटा सेल है जिसका साइज कितना होता है? अराउंड 0.3 माइक्रोमीटर। कहां पे बिलोंग करता है? वो किंगडम मोनेरा से बिलोंग करता है। और जो सबसे बड़ा सेल है इस दुनिया में, जो सबसे बड़ा सेल है वो हम लोग बोलते हैं कि ऑस्ट्रिच के एग में मिलता है, क्योंकि एग के अंदर मेनली जब एग पहली बार बनता है तो उसके अंदर सिंगल सेल ही होता है, और ऑस्ट्रिच का एग अराउंड इतना बड़ा होता है। मैंने देखा था एक यूट्यूब वीडियो पे, वो लोग एग को उबाल रहे थे तो इतना बड़ा उसका एग होता है, अराउंड 15 सेंटीमीटर का, सही है। जो दुनिया का सबसे लॉन्गेस्ट सेल है, सबसे लंबे सेल की बात करूं तो वो न्यूरॉन सेल्स होते हैं। तुम लोगों को पता है न्यूरॉन्स एक्चुअल में यहां से शुरू होते हैं और वो पैर तक चले जाते हैं, इतने लंबे लंबे सेल्स होते हैं। न्यूरॉन का स्ट्रक्चर देखा होगा ना आप लोग ने, कि न्यूरॉन्स की यहाँ पे सेल बॉडी होती है, यहाँ पे सेल बॉडी होती है और इसका एक्सॉन एकदम लंबा लंबा फैला होता है, सही है। तो ये पूरा एक सेल है, यहां से लेके यहां तक इतने बड़े बड़े सेल्स हमारे बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। तो न्यूरॉन्स आर द लॉन्गेस्ट सेल,
सबसे बड़े सेल की बात करें, ठीक है, लार्जेस्ट सेल की बात करें तो वो आपका क्या है, आपके ऑस्ट्रिच के अंदर है, ठीक है, ऑस्ट्रिच के एग के अंदर। वहीं सबसे स्मॉलेस्ट सेल की बात करें तो वो माइक्रोप्लाज्म है। क्लियर है। प्रोकैरियोटिक्स की बात कर रहे हैं हम लोग, तो प्रोकैरियोटिक में सबसे छोटे छोटे सेल से कितने सेल्स है, 0.3 माइक्रोमीटर से लेके 5 माइक्रोमीटर तक। वहीं अगर यूकैरियोटिक की बात करें तो बड़े सेल से 15 माइक्रोमीटर तक होते हैं ये। कितने, 15 माइक्रोमीटर तक आपके यूकैरियोटिक सेल आपको आपके एनवायरनमेंट में मिल सकते हैं, ठीक है। अगर यूकैरियोटिक सेल के ऑर्गेनिजम्स की बात करें, इनके स्ट्रक्चर की बात करें तो देखो सबसे पहला इनके पास एक ऐसा स्ट्रक्चर होगा, तो मिटा देते हैं। सबसे पहले इनके पास एक ऐसी बड़ी सी कवरिंग प्रेजेंट होगी, ठीक है। दिस कवरिंग इज नोन एज सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। इसे आप सेल मेम्ब्रेन भी कह सकते हो या फिर आप इसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कह सकते हो, सही है। अब यूकैरियोटिक्स के पास सेल वॉल हो भी सकती है और सेल वॉल नहीं भी हो सकती। जैसे प्लांटी में अगर हम लोग देखेंगे तो प्लांटी के पास सेल वॉल होती है, किंगडम प्लांटी में आप लोग को सेल वॉल देखने के लिए मिलेगी। लेकिन इन एनिमल्स में अगर आप आओगे, फंजाई में अगर आप आओगे तो वहां पे आप लोग को सेल वॉल देखने के लिए नहीं मिलेगी। तो आप लोग को इसमें सेल वॉल हो भी सकती है और सेल वॉल नहीं भी देखने के लिए मिल सकती है, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पे एक डबल लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पे एक डबल लेयर स्ट्रक्चर होता है और इस डबल लेयर स्ट्रक्चर के अंदर हमारे क्रोमोसोम्स पड़े हैं, ठीक है। इसके अंदर क्या पड़े हुए हैं, हमारे क्रोमोसोम्स पड़े। अब हमारे बॉडी में जो मतलब यूकैरियोटिक के जितने भी क्रोमोसोम्स होते हैं वो सारे रॉड लाइक स्ट्रक्चर में होते, सीधे सीधे होते, ठीक है। इनके अंदर ऐसा नहीं होता, प्रोकैरियोट्स के अंदर ऐसा नहीं होता, बताऊंगा प्रोकैरियोट्स का भी, अभी इतना समझ लो, ठीक है। इनका जो क्रोमोसोम है वो ऐसा रॉड लाइक सीधे सीधे स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होते, सही है। उसके बाद ये वाला जो स्ट्रक्चर है जो मैंने अभी आप लोगों को बताया, दिस इज द न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर एक डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, ठीक है। न्यूक्लियस इज द डबल्ड मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, क्लियर है। और इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, आपके क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है। क्रोमोसोम्स किससे बने हुए हैं बच्चों, क्रोमोसोम एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से बने हुए जिसका नाम है डीएनए, सही है। डीएनए से बने हुए, डीएनए का थ्रेड जैसा स्ट्रक्चर है जिसके ऊपर एक प्रोटीन लगा हुआ है जिसका नाम है हिस्टोन प्रोटीन, सही है। तो हिस्टोन प्रोटीन से बाइंड है आपका डीएनए और वो किसके अंदर पड़ा हुआ है, आपके क्रोमोसोम के अंदर पड़ा हुआ है, सही है। बाकी का बचा ये वाला जो पार्ट है जिसके अंदर बाकी के ऑर्गन्स आपके तैर रहे होंगे, ठीक है। ये जो बचा हुआ पार्ट है लिक्विड पार्ट होता है ये, ठीक है। इस पार्ट को हम लोग कहते हैं साइटोप्लाज्म, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म, क्लियर है। और इस न्यूक्लियस के अंदर वाला जो एरिया है इसे हम लोग कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। और साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म को जोड़ के प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है। अगर इन दोनों को जोड़ दूं तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोटोप्लाज्म, क्लियर है, समझ में आ गई बात। तो ये आपका साइटोप्लाज्म वाला एरिया है। साइटोप्लाज्म के साथ साथ ये जो न्यूक्लियस के अंदर वाला एरिया है जो लिक्विड प्रेजेंट है यहाँ पे, इस वाले एरिया को हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म। और इन दोनों को ऐड करके हम लोग क्या बोलेंगे, दैट इज प्रोटोप्लाज्म, क्लियर है, समझ में आ गई बात। अब ये जो डबल मेम्ब्रेन है, ये जो डबल मेम्ब्रेन है न्यूक्लियस का, ये एक्चुअल में यहां से बाहर निकला हुआ रहता है। ये डबल मेम्ब्रेन, एक सेकंड कलर चेंज कर लेते हैं, हाँ। ये जो डबल मेम्ब्रेन है ये यहां से बाहर निकला हुआ रहता है बच्चों, और इसमें आगे चल के ऐसे फोल्डिंग्स बन जाती है बहुत सारी, इसके अंदर ऐसे काफी सारी ऐसे फोल्डिंग्स बन जाती है, समझ रहे हो, ऐसे फोल्डिंग्स बन जाती है। ये फोल्डिंग्स क्या है, दीज आर द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। ये क्या है, यह है आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। नाम से नहीं डरना है, बहुत इजी स्ट्रक्चर है, ठीक है, ज्यादा डरने की जरूरत नहीं, नाम से डरना नहीं है। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी दो प्रकार के होते हैं, आप लोगों को देखने को मिलेगा। कुछ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर छोटे छोटे राइबोसोम्स आके लग जाते हैं जिसकी वजह से वो बड़े रफ फील होते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि साइंटिस्टों ने उसको छू के देखा होगा तुमको रफ लग रहा होगा, बट एक्चुअल में कुछ के ऊपर ऐसे छोटे छोटे यहाँ पे राइबोसोम आके लग जाते हैं, ऐसे छोटे छोटे यहाँ पे राइबोसोम लग जाते हैं, जिसकी वजह से कुछ स्ट्रक्चर्स क्या हो जाते हैं, थोड़े से रफ फील होने लगते हैं। दैट्स वाई कुछ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम लोग रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, जिसके ऊपर राइबोसोम लगे हुए हैं। कुछ के ऊपर राइबोसोम नहीं लगे हुए रहते तो उसको हम लोग स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। तो ये यहां से हम लोग को एक और चीज समझ में आ रही है कि इसके अंदर क्या प्रेजेंट होंगे, दैट इज राइबोसोम, ठीक है। इसके अंदर क्या प्रेजेंट होंगे, राइबोसोम, देख रहे हो। अब राइबोसोम जो बच्चों स्ट्रक्चर है ये एक बर्गर लाइक स्ट्रक्चर है, बर्गर देखा, ठीक है, एक ऊपर बन रहता है एक नीचे बन रहता है, तो वैसा ही कुछ स्ट्रक्चर होता है राइबोसोम का।
एक बन ऊपर होगा, एक स्ट्रक्चर ऊपर होगा, एक यूनिट नीचे होगी। 2 यूनिट प्रेजेंट होती है राइबोसोम में, एक यूनिट होती है बड़ी यूनिट और एक यूनिट होती है थोड़ी छोटी यूनिट। ठीक है, समझ रहे हो? कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है, एक बड़ा यूनिट होगा और एक थोड़ा सा छोटा यूनिट होगा। कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है आपका राइबोसोम। समझ रहे हो? सही है। राइबोसोम किससे बना हुआ है? 2 चीजों से मिलकर बना हुआ अच्छा आपका राइबोसोम। जो राइबोसोम है वो एक तो आरएनए से बना हुआ है और उसके साथ साथ उसके अंदर कुछ प्रोटीन्स लगे हुए रहते हैं। ठीक है, सो आपका राइबोसोम 2 चीजों से बना हुआ है, एक आपका आरएनए प्लस देयर आर सम प्रोटीन्स। ठीक है, यहाँ पे कुछ क्या प्रेजेंट होते हैं? प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, जिससे मिलकर आपका क्या बना हुआ है? राइबोसोम बना हुआ है। सही है। फिर यूकैरियोटिक सेल में और क्या क्या हो सकता है? यहाँ पे यूकैरियोटिक सेल में यहाँ पे कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अपोजिट प्रेजेंट होगा। हमेशा हमेशा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कुछ ऐसे स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं जो अपोजिट प्रेजेंट होते हैं। दीज आर द गोल्जी एपरेटस। ठीक है, ये क्या है? गोल्जी एपरेटस। ठीक है, इन सबके बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे आगे के लेक्चर्स में, क्योंकि पूरा लेसन ही इसके ऊपर है। ठीक है, एक बहुत बड़े बड़े टॉपिक्स है ये सारे के सारे। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें डिस्कस करेंगे, इसका स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे, इसके फंक्शंस डिस्कस करेंगे, क्या करते हैं हमारे सेल के अंदर रह के। सही है, तो वो सारी चीजें दी हुई है, बस मैं अभी आप लोगों को नाम बता रहा हूँ कि क्या क्या प्रेजेंट होते हैं एक्चुअल में सेल में। सही है, तो ये कहाँ प्रेजेंट है? आपके जस्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सामने। सही है। फिर मैं बात करूं, यहाँ पे एक और डबल लेयर स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। देखो कैसा, यहाँ पे बनाते हैं एक लेयर ऐसा। ठीक है, और एक जो लेयर होती है बच्चों वो अंदर से फोल्ड हो चुकी होती है, अंदर से ऐसे फोल्ड हो गई रहती है। ये जो लेयर है पहला एक नॉर्मल लेयर है। ठीक है, और दूसरी जो लेयर है बच्चों ये अंदर से ऐसे फोल्ड हो गई रहती है। ये फोल्ड क्यों हुई है आने वाले लेक्चर में बताऊंगा आप लोगों को, टेंशन मत लो। ठीक है, इस स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। कहां लिखें? यहां लिख दें, इट इज द माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया बच्चों सेलुलर रेस्पिरेशन परफॉर्म करता है। ठीक है, सेलुलर रेस्पिरेशन, जिसमें क्या होगा आपका जो ग्लूकोज है उसको तोड़ के उससे क्या बनाया जाएगा? एटीपी का फॉर्मेशन किया जाएगा। तो वो सारी चीजें कौन करता है? माइटोकॉन्ड्रिया। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है। सही है। उसके बाद और भी कई सारी चीजें प्रेजेंट होती है, जैसे क्लोरोप्लास्ट। यहाँ पे एक और ऐसा डबल लेयर स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा जिसे हम लोग क्या कहेंगे? क्लोरोप्लास्ट कहेंगे। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट एनिमल्स में प्रेजेंट नहीं होता, प्लांट्स में प्रेजेंट होता है। प्लांट्स में ये फोटोसिंथेसिस करने का काम आता है। इसके अंदर एक्चुअली में बहुत सारे छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स पड़े होते हैं जिसको हम लोग जेमा बोलते हैं। तो जेमा के अंदर रखा हुआ रहता है, पिगमेंट्स रखे हुए रहते हैं, क्लोरोफिल पिगमेंट्स। ठीक है, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, ज़ैंथोफिल, फाइकोबिलिन्स, ऐसे कई सारे पिगमेंट्स रखे हुए रहते हैं इसके अंदर, जिसकी हेल्प से ये फोटोसिंथेसिस कर पाता है, जिससे ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो पाता है। समझ में आ रही बात? ठीक है, तो ये क्या है आपका? क्लोरोप्लास्ट। समझ लो, ऐसे कई सारी चीजें यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं। ये किसकी बात हो रही है? यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स की बात हो रही है, यूकैरियोटिक सेल्स की बात हो रही है। सही है, जो कि क्या है? आपके बहुत ही अच्छे एडवांस सेल है। ठीक है, एडवांस सेल फॉर्म हुए हैं। वहीं अगर मैं बात करूं प्रोकैरियोटिक सेल की, अब प्रोकैरियोटिक सेल के पास क्या है? देखो, प्रोकैरियोटिक सेल के पास बहुत ही कम चीजें, बहुत ही लिमिटेड चीजें। सबसे पहली बात, इसका साइज बहुत छोटा है, 10 to 15 टाइम्स इसका साइज छोटा है एज कंपेयर टू यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, साथ ही साथ मैंने आपको क्या बताया था कि यूकैरियोटिक सेल पे सेल वॉल हो भी सकती है प्लांट्स में, सेल वॉल नहीं भी हो सकती एनिमल्स में। लेकिन अगर मैं बात करूं प्रोकैरियोटिक सेल की, तो प्रोकैरियोटिक के पास बच्चों सेल वॉल होगी ही होगी, कंफर्म है। ठीक है, सारे के सारे प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स के पास सेल वॉल प्रेजेंट होगी ही होगी। समझ में आ रही बात? और ये सेल वॉल किसकी बनी है? पेप्टिडोग्लाइकन की। ध्यान से सुनो, सेल वॉल प्रेजेंट है। ठीक है, और ये सेल वॉल बनी किसकी है? ये सेल वॉल बनी है बच्चों पेप्टिडोग्लाइकन की। सही है। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो पता है ना आप लोग किससे बनी रहती है? फॉस्फोलिपिड की मेम्ब्रेन होती है ना, डबल लेयर। वो तो मैंने आपको काफी बार बताया हुआ है पिछले लेक्चर में। ठीक है, जो बच्चे पहले से मेरे को फॉलो कर रहे हैं उनको पता होगा। सही है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो फॉस्फोलिपिड से बनी हुई रहती है। सही है। वहीं अगर मैं बात करूं सेल वॉल की, तो सेल वॉल किससे बनी हुई है? आपकी पेप्टिडोग्लाइकन की बनी हुई है। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं इनका जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ठीक है, पहली बात तो इनके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता ही नहीं है, तो इनका जो जेनेटिक मटेरियल है बच्चों वो ऐसे ही पड़ा हुआ है। दैट्स व्हाई इनके जेनेटिक मटेरियल को नेकेड जेनेटिक मटेरियल बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर कोई भी कवरिंग प्रेजेंट नहीं होती। सही है। साथ ही साथ हमारा जो क्रोमोसोम था वो रॉड लाइक स्ट्रक्चर था, लेकिन इनका क्रोमोसोम रॉड लाइक स्ट्रक्चर नहीं होता, इनका सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होता है। इनका जो क्रोमोसोम है एक्चुअल में ऐसे सर्कुलर ऐसे प्रेजेंट होता है,
ऐसे प्रेजेंट होता है, ठीक है, डबल लेयर, समझ रहे हो, इमेजिन कर पा रहे हो, ठीक है। तो इनका जो क्रोमोसोम है वो ऐसे ओपनली पड़ा हुआ है, इसके ऊपर कोई भी आगे और भी कोई भी कवरिंग लगी नहीं हुई है, साथ ही साथ ये स्ट्रेट नहीं है, ठीक है, ये क्या है, सर्कुलर है। तो यहां पे इसका नाम है, दैट इज, आपके बुक में लिखा हुआ है, इट इज अ नेकेड सर्कुलर डीएनए या फिर सर्कुलर क्रोमोसोम कह लो, सर्कुलर क्रोमोसोम। क्लियर है, समझ में आ रही बात, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें, इसके पास और कोई सेल ऑर्गेनेली नहीं प्रेजेंट होती, ठीक है, नॉर्मली सेल बाउंड ऑर्गेनेली नहीं प्रेजेंट होती, मतलब ऐसे ऑर्गेनेली जिसके ऊपर कवरिंग प्रेजेंट हो, ठीक है, ऐसे ऑर्गेनेली जिसके ऊपर क्या प्रेजेंट हो, कवरिंग प्रेजेंट हो। देखो यहाँ पे देखो, जो क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट के ऊपर भी देखो कवरिंग प्रेजेंट है, माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर भी कवरिंग प्रेजेंट है, सही है। यहाँ पे देखो आपके जो आपका गोल्जी एपरेटस होता है उसके ऊपर भी कवरिंग प्रेजेंट होती है, सही है। तो ऐसी कोई भी कवरिंग वाले जितने भी ऑर्गेनेली है वो इसके पास कुछ भी प्रेजेंट नहीं होते। इसके पास सिर्फ ऑर्गेनेली के नाम पे सिर्फ एक ऑर्गेनेली है बच्चों इसके पास, जिसका नाम है राइबोसोम, ठीक है, जिसका नाम है राइबोसोम। तो मैंने अभी आप लोगों को बताया कि राइबोसोम पे वैसे भी कोई भी कवरिंग प्रेजेंट नहीं होती, ठीक है। राइबोसोम क्या है, राइबोसोम दो चीजों से बना है ना, एक आपका आरआरएनए और एक आपका प्रोटीन, ठीक है। तो आरआरएनए प्रोटीन से आपका क्या बना हुआ है यहाँ पे, राइबोसोम, एंड दे हैव द राइबोसोम। बट इनके पास राइबोसोम तो दिया गया है, बट इसमें भी इनको थोड़ी सी कटौती कर दी गई है, क्योंकि इनके पास जो राइबोसोम है ना बच्चों, वो 70S वाला राइबोसोम है। कौन सा राइबोसोम है, 70S वाला राइबोसोम। वहीं जो आपके यूकैरियोटिक वाले राइबोसोम से, ये वाला जो राइबोसोम है ना, इट इज अ 80S राइबोसोम, समझ रहे हो। अब ये S क्या है, S मतलब होता है बच्चों स्वेडबर्ग्स यूनिट, ठीक है, S का मतलब होता है स्वेडबर्ग्स यूनिट। एक्चुअल में ये जो आपका राइबोसोम है ना, ये दो यूनिट में टूटा हुआ है, दो पार्ट में टूटा हुआ है, दिख रहा है। ये जो 70S वाला राइबोसोम है, 80S वाला राइबोसोम है, ये दो पार्ट में टूटा हुआ है, दिख रहा है। जो सबसे ऊपर वाला पार्ट है ये होता है 50S, ठीक है, और ये जो नीचे वाला पार्ट है ये होता है 30S, समझ रहे हो, ठीक है। तो ऊपर वाला पार्ट है 50S, नीचे वाला पार्ट है 30S, और पूरे राइबोसोम का क्या है, 70S, ठीक है। अब आप लोग बोल रहे हो कि सर को मैथ्स नहीं आता, क्योंकि 50S और 30S तो 80S होना चाहिए ना, तो ये 70S कैसे। एक्चुअल में यहाँ पे मैथ्स नहीं चल रहा है। ये जो S है, S का मतलब होता है बच्चों स्वेडबर्ग्स यूनिट। स्वेडबर्ग यूनिट का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज के डेंसिटी और मास को पता करने के लिए हम लोग स्वेडबर्ग्स कोएफिशिएंट लगाते हैं, ठीक है। कभी भी आपको किसी भी चीज का मास पता करना है तो हम लोग क्या करते हैं पता है, साइंटिस्ट क्या करते हैं, उसको एक छोटे से टेस्ट ट्यूब में डालते हैं स्ट्रक्चर को, ठीक है, और उसको सेंट्रीफ्यूज करते हैं। तो सेंट्रीफ्यूज करने के बाद कुछ टाइम बाद देखते हैं कि वो कितनी स्पीड से वो नीचे आके बैठ रहा है, उस स्पीड को काउंट करते हैं हम लोग स्वेडबर्ग्स यूनिट में, समझ रहे हो। तो इसके राइबोसोम की बात करें तो इसका टोटल राइबोसोम का स्वेडबर्ग्स यूनिट कितना आता है, 70, सही है। और इसके दो पार्ट है, ऊपर वाले पार्ट का वैल्यू कितना आता है 50, और नीचे वाले पार्ट का वैल्यू कितना आता है 30, समझ रहे हो। तो एक आपका 50, एक आपका 30, और पूरे राइबोसोम का स्ट्रक्चर कितना है, दैट इज 70S। क्लियर है, समझ में आई बात, ठीक है। वहीं अगर मैं बात करूं, इसका 80S होता है, सही है, तो इसमें भी दो यूनिट होंगे, यहां बनाते हैं अच्छे से। इसमें अगर मैं बात करूं यूकैरियोटिक सेल की, ठीक है, यूकैरियोटिक सेल की, तो इसके पास जो राइबोसोम है वो 80S का राइबोसोम है, ठीक है, 80S का राइबोसोम है। तो 80S का राइबोसोम में भी दो पार्ट होते हैं, मैंने आपको बताया। राइबोसोम कुछ ऐसा बर्गर शेप का होता है, ऐसा कुछ शेप का होता है राइबोसोम, ठीक है। तो एक यूनिट बड़ी होती है, एक यूनिट छोटी होती है। जो बड़ी वाली यूनिट है इसका वैल्यू होता है बच्चों 50S, और जो छोटा वाला यूनिट है इसका वैल्यू होता है 40S, ठीक है। तो बड़ी वाली यूनिट का वैल्यू क्या है 50S, छोटी वाली यूनिट का वैल्यू क्या है 40S, ठीक है। और पूरा राइबोसोम का वैल्यू क्या है 80S। क्लियर है, समझ में आ रही बात, ठीक है। तो यहाँ पे मैथ्स वाला फंडा नहीं है, एक्चुअल में इसकी यूनिट निकाली जाती है। जैसे नॉर्मल यूनिट होती है ना, कोई भी चीज को वेट करने के लिए केजी में यूनिट होती है, वैसे इसकी डेंसिटी और मास निकालने के लिए S की यूनिट है स्वेडबर्ग्स यूनिट। क्लियर है, समझ में आ गई बात, समझ में आ गई बात, ठीक है। सो इतनी चीजें हम लोग ने दोनों सेल्स के बारे में पढ़ ली है, सही है। ये छोटा छोटा इंट्रोडक्शन वीडियो हो गया, ठीक है। हम लोग ने प्रोकैरियोटिक के बारे में समझ लिया, थोड़ी थोड़ी चीजें हम लोग ने यूकैरियोटिक के बारे में समझ ली, और भी कई सारी चीजें हैं प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में जानने के लिए, ठीक है। एक छोटा सा टॉपिक और दिया हुआ है, उसको जान लो। एक छोटा सा वर्ड दिया हुआ है जिससे आप लोग को बहुत डर लगता है। इस वर्ड का मतलब नहीं समझ में आता आप लोग को। इट इज अ टोटीपोटेंसी, ठीक है। बच्चे लोग पूछते हैं सर टोटीपोटेंसी एक्चुअली वो होता क्या है। ध्यान से सुनो, टोटीपोटेंसी ना बच्चों एक्चुअल में एक एबिलिटी है सेल की, ठीक है। सेल की एक एबिलिटी, उसको टोटीपोटेंसी बोलते हैं। मैं समझाता हूं, देखो 10th स्टैंडर्ड में आप लोगों ने एक लेसन पढ़ा था रिप्रोडक्शन का, याद है? आप लोग ने रिप्रोडक्शन का लेसन पढ़ा होगा, नहीं याद है तो बताता हूं। मैंने आपको पढ़ाया था, अगर आप मेरे से पढ़े रहोगे तो, ठीक है। एक होता है स्पर्म, जो कि मेल का गैमेट है, जो कि क्या है, मेल गैमीट है,
सही है। और एक होता है ओवम, जो कि क्या है, फीमेल गैमेट है। पढ़ा है ये 10th में, सही है, ठीक है, इट इज द ओवम। अब जैसे ही इन दोनों का फर्टिलाइजेशन होगा, जैसे ही आपका स्पर्म आएगा, ओवम आएगा, दोनों का क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, तो यहां पे एक सेल बन जाता है बच्चों। इस सेल को हम लोग कहते हैं जाइगोट। सुना होगा ना, दिस सेल इज नोन एज जाइगोट। आपका जो स्पर्म होता है इट इज एन सेल, ठीक है। आपका जो ओवम है इट इज ऑल्सो एन, इट इज ऑल्सो हैप्लॉइड, इट इज ऑल्सो हैप्लॉइड, ठीक है। तो जब ये दोनों मिक्स होते हैं, जब ये दोनों फ्यूज होते हैं, इसको फ्यूजन बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो जब ये दोनों फ्यूज होते हैं तो यहां पे क्या बन जाता है, आपका सेल बन जाता है, दैट इज जाइगोट। एंड ये सेल क्या होता है, डिप्लॉइड, यानी 2n सेल होता है, सही है। अब हम सबको पता है कि इसी जाइगोट से आगे चल के क्या बनने वाला है, एक पूरा का पूरा कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बनने वाला है। मतलब इसी जाइगोट के अंदर आगे चल के माइटोसिस शुरू हो जाएगी, सही है। इसी के अंदर आगे चले क्या शुरू हो जाएगी, माइटोसिस शुरू हो जाएगी। और माइटोसिस कर करके ये ऑर्गेन, ये जो सेल है ये आगे चल के कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बना देगा, सही है। अब हर ऑर्गेनिज्म के अंदर ये सेम प्रोसेस होती है, जो भी ऑर्गेनिज्म सेक्सुअली रिप्रोड्यूस हो रहा है, हर ऑर्गेनिज्म के अंदर ये प्रोसेस चलती है, सही है। अब देखो यहां से हमको क्या पता चला, हमको ये पता चला कि ये जो एक सेल था, ये जो जाइगोट नाम का एक सेल था, इस एक सेल ने आगे चल के कंप्लीट ऑर्गेनिज्म को जन्म दे दिया, सही बात है। आपका ये जो जाइगोट एक सेल था, इस एक सेल के पास इतनी एबिलिटी थी, इतनी कैपेबिलिटी थी, इतनी पावर थी इसके पास कि इस एक सेल ने आगे चल के इस पूरे के पूरे ऑर्गेनिज्म को जन्म दे दिया, सही है। इसी पावर को हम लोग टोटीपोटेंसी कहते हैं बच्चों, समझ में आई बात, ठीक है। इसी पावर को हम लोग टोटीपोटेंसी कहते हैं। सो टोटीपोटेंसी एक ऐसी पावर है जिससे एक सेल आगे चल के मल्टीपल ऑफ ऑर्गन भी बना सकता है एंड एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म को भी जन्म दे सकता है, समझ में आई बात, ठीक है। और इसी जाइगोट को हम लोग स्टेम सेल भी कहते हैं, समझ में आई बात, ठीक है। तो देखा होगा आजकल काफी सारे डॉक्टर्स लोग स्टेम सेल्स को प्रिजर्व कर लेते हैं। जब भी एक बेबी बॉर्न होता है ना, तो उसके उस टाइम पे अम्बिलिकल कॉर्ड में कुछ स्टेम सेल्स मिलते हैं, तो स्टेम सेल्स को प्रिजर्व कर लिया जाता है, क्योंकि आगे कभी उस बच्चे का कोई भी अगर ऑर्गन डैमेज हुआ गलती से भी, तो स्टेम सेल से एक नया ऑर्गन बना के हम लोग ऑर्गन ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। हालांकि थोड़ा सा महंगा है, बट बड़े बड़े लोग करते हैं, समझ में आ रही बात, ठीक है। तो इस एबिलिटी को एक सेल से आगे चल के एक ऑर्गन या फिर एक सेल से आगे चल के कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बनाने की जो पावर है इस एक सेल के पास, इसी पावर को हम लोग क्या बोलते हैं, टोटीपोटेंसी। क्लियर है, समझ में आ गया। आई होप आप लोगों को चीजें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। सो इस लेक्चर को इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम लोग प्रोकैरियोटिक सेल को डिटेल में डिस्कस करेंगे। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर क्या होता है, कौन कौन सी चीजें होती है, कितने कितने टाइप के प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं। फिर उसके अगले लेक्चर से हम लोग यूकैरियोटिक सेल्स की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। और इस लेसन को बहुत ही बेहतरीन तरीके से खत्म करेंगे, समझ में आई बात, ठीक है। सो पूरे जर्नी में बने रहना मेरे साथ, सही है। लेक्चर पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दो। चैनल पे नए आए हो तो एक बार सब्सक्राइब कर दो और पिछले वीडियोस को एक बार देख लेना फटाक से जाके, सही है। जो बेल नोटिफिकेशन है उसको भी ऑल पे सेट कर देना, ताकि जितने भी हम लोग वीडियोस अपलोड करें आप लोगों को सारी नोटिफिकेशन आपके फोन पे मिलती रहे। क्लियर है, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्टडीइंग।